आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट के। पिछले वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन को कर लिए थे। इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, परीक्षा की दृष्टि से है और ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I मैक्सिमम हो तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। यानी I मैक्सिमम बोला है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र होता है I0 बटा में √2। वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र होता है I0 बटा में √2 होता है और उसी सूत्र को यहाँ पर भी लिखना है। तो देखिए I0 यानी I RMS मान, वर्ग माध्य मूल मान यानी RMS मान बराबर होगा I0। I0 का मतलब होता है शिखर मान और शिखर मान का मान यहाँ पर दिया है I मैक्सिमम। I मैक्सिमम दिया गया है तो I मैक्सिमम बटा में √2 हो जाएगा, क्योंकि I0 बटा में √2 होता है तो I मैक्सिमम बटा में √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है कि 110 वोल्ट स्रोत का प्रत्यावर्ती परिपथ में शिखर मान क्या होगा। 110 वोल्ट का स्रोत है और शिखर मान ज्ञात करना है, वोल्टेज का शिखर मान यानी V0 निकालना है। तो देखिए V0 का मान जो होगा वो हो जाएगा VRMS वैल्यू मान गुणा कर देंगे हम √2 से, VRMS √2 हो जाएगा। V0 बराबर VRMS √2 कर देंगे। तो यहाँ देखिए VRMS का मान 110 दिया गया है यानी 110 √2 हो जाएगा, 110 √2 वोल्ट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 110 √2 वोल्ट। 110 √2 वोल्ट जो है वो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो सही आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होगा। तो देखिए आधे चक्कर में जो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है वो 2I0 बटा में पाई होता है, 2I0 बटा में पाई होता है। अगर यहीं पूछा गया रहता कि पूरा एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है तो पूरा एक चक्कर में जो है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ठीक है, लेकिन आधे चक्कर में 2I0 बटा में पाई होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो चोक कुंडली का जो शक्ति गुणांक है 0 होता है, क्योंकि चोक कुंडली जो है वाटहीन धारा के सिद्धांत पर काम करती है और वाटहीन धारा में शक्ति व्यय नहीं होता है, इसलिए शक्ति गुणांक का मान वहाँ पर 0 हो जाता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि AC परिपथ में लगे शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की खपत होती है। AC परिपथ में लगे जो शुद्ध प्रेरकत्व होते हैं उसमें खपत यानी कि औसत शक्ति का मान क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर बी नंबर 1/2 LI², 1/2 LI² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होता है वो 0 होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा ये जो प्रतिरोधकता लिखा है ये प्रतिरोधकता नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रतिबाधा। यहाँ पर क्या रख कर लेंगे आप, प्रतिबाधा होना चाहिए। तो किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा अगर 15 ओम है तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो देखिए शक्ति गुणांक का सूत्र होता है कॉस फाई, शक्ति गुणांक होता है कॉस फाई और कॉस फाई बराबर सूत्र होता है यहाँ R/Z। कॉस फाई बराबर यहाँ पर सूत्र क्या होता है तो R बटा में Z हो जाता है। कॉस फाई बराबर क्या होता है R बटा में Z हो जाता है। कॉस फाई बराबर होता है R बटा में Z होता है। ठीक है, तो R/Z के से मान निकाल देना है, यानी 12 में 15 से भाग दे देना है, 12 में
15 से भाग दे देना है। तो 12 में जो 15 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.125। तो 0.125 आ जाएगा आपका आंसर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बताए कि एसी परिपथ में वोल्टता एवं धारा निम्न समीकरणों से दी गई है। V बराबर 50 साइन 500 t तथा I बराबर 50 साइन 50 t प्लस π/3 है, मिली एम्पियर है। तो बताइए शक्ति व्यय का मान कितना होगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 0.625 वाट होता है, 0.625 वाट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक एसी परिपथ में वोल्टता का अधिकतम मान 282 वोल्ट है। इस परिपथ में वोल्टता का प्रभावी मान कितना होगा। देखिए वोल्टता का प्रभावी मान बोला है, यानी कि VRMS निकालना है, और VRMS का सूत्र होता है V0/√2। V0/√2 होता है। यहाँ V0 का मान अधिकतम मान यानी V0 है 282/√2 कर देना है। 282/√2 को हल करिएगा, आपका मान आ जाएगा। इसका परिमेयीकरण कर लेंगे, 282/√2 का परिमेयीकरण कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 200 वोल्ट। 198 या 99 के करीब आता है, तो उसको हम 200 वोल्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 200 वोल्ट मान लेंगे। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है विद्युतीय क्षेत्र E का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 E0 एप्सिलॉन 0 इंटू E², एप्सिलॉन 0 इंटू E² होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बताइए तप्त तार एमीटर क्या मापता है। तो तप्त तार एमीटर जो है, तप्त तार एमीटर क्या मापता है। तो तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग माध्य मूल मान मापता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मूल औसत वर्ग मान मापता है। ठीक है, आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में है क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे। यहाँ दिया गया है कि LR परिपथ का, क्वेश्चन नंबर 23 है LR परिपथ, LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी R/R² प्लस L ओमेगा, यानी XL² होता है तो L ओमेगा² हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर क्या है? 25 आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो LR परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा R² प्लस L² ओमेगा²। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि प्रतिघात का मात्रक है ओम, महो, फैराड या एम्पियर। तो प्रतिघात, प्रतिरोध और प्रतिबाधा, इन सब का मात्रक जो है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न बिल्कुल साफ लिखा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन में चित्र भी दिया गया है। कहा गया है कि बताइए परिपथ में वर्ग माध्य मूल धारा का मान क्या है। यहाँ 100 ओम चित्र में प्रतिरोध दिया है और 200 वोल्टेज जो है वो वर्ग माध्य मूल मान है।
यानी कि VRMS है। बोला है एक परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान, यानी धारा का मान बताइए। तो I बराबर होता है V/R, V/R होता है। यहाँ वोल्टेज का मान 200 दिया गया है और R का मान दिया गया है 100 से 200 में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा सही आंसर? 27 का ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युतवाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? शक्ति गुणांक का मान होगा कॉस फाई। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः PT और PA हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? देखिए कॉस फाई यहाँ पे भी आता है, कॉस फाई यानी शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक का सूत्र होता है वास्तविक शक्ति अब बटा में आभासी शक्ति। क्या होता है? वास्तविक शक्ति और बटा में आभासी शक्ति। यहाँ हम लिख सकते हैं वास्तविक शक्ति है बटा में आभासी शक्ति। तो देखिए वास्तविक शक्ति यहाँ पे जो दिया है यथार्थ शक्ति, और उसके बटा में कर देना है कौन? आभासी शक्ति। यहाँ पर वास्तविक शक्ति जो है वो PT है, तो PT ऊपर हो जाएगा और PA कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए PT/PA। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि बताए किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय किसमें होता है? केवल प्रतिरोध में, केवल धारिता में, केवल प्रेरकत्व में, या सभी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल प्रतिरोध में होता है। केवल और केवल प्रतिरोध में होता है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। बताना है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार के क्रमशः N1 और N2 फेरे हैं तो कौन सही होगा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 बड़ा है N1 से। आगे चलते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा अगर कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत से जुड़ा है तो धारा का शिखर मान क्या होगा? धारा का शिखर मान होगा ओमेगा बराबर 1/√LC। ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक क्या होता है? LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में जो है शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। घरेलू विद्युत परिपथ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। धारा का मान 0 होने की आवृत्ति क्या होगा? तो देखिए धारा के मान 0 होने की आवृत्ति जो है वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा है वो हो जाएगा ई क्रॉस बी के समानांतर। किसके समानांतर? ई क्रॉस बी के समानांतर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? इसमें कौन सी ऐसी तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो सही आंसर हो जाएगा गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ कहा गया है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले लाल, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं तो नीला, पीला, लाल, इस तरह से आता है। इसमें देखना है पहला ऑप्शन लाल, पीला, नीला है, दूसरा पीला, लाल, नीला है, नीला, लाल, पीला है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला, पीला और इसके बाद लाल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं कि बताइए निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है वो माइक्रो तरंगों का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है। तो दूर संचार के लिए सबसे उपयुक्त विकिरण है माइक्रो तरंगे। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है, माइक्रो तरंगे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39 के बाद 40 क्वेश्चन। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो 50 क्वेश्चन है और हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 40 नंबर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किस समीकरण से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C = 1 में √μ0 × ε0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में नहीं है। कौन विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में नहीं है। गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें, सूक्ष्म किरणें। तो इसमें सही हो जाएगा आपका बीटा किरणें। बीटा किरणें जो है चुम्बकीय वर्णक्रम में नहीं है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होता है। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होता है। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलनी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध है। तो बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, B0 में E0 यानी चुंबकीय क्षेत्र बटा में विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अधिक आवृत्ति किस का होता है। गामा किरणों की, नीले प्रकाश और रक्त किरणों की, पराबैंगनी किरणों की। तो गामा किरणों की जो है आवृत्ति का मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 45 नंबर, टेलीविजन संकेतों की आवृत्तियों का परास क्या होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर होगा 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक होता है। 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे टेलीविजन संकेतों की आवृत्तियों का परास 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युतीय क्षेत्र E यानी B/E, यहाँ लिखा गया B/E का मात्रक क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिख देना है और विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक लिखना है। दोनों को जब हल करेंगे तो ये आएगा सेकेंड मीटर के पावर -1, सेकेंड मीटर के पावर -1 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सेकेंड मीटर के पावर -1। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती हैं किसकी। और रक्त किरणों की प्रयुक्त फिल्में होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, 48 नंबर क्वेश्चन और 49-50 नंबर क्वेश्चन तीनों हम एक साथ करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 48, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है। तो देखिए, जगदीश चंद्र बसु तरंगों से संबंधित है, हर्ट्ज भी तरंगों से संबंधित है और ये मार्कोनी दिया गया है। आप बिल्कुल क्लियर देख ले एक बार। मार्कोनी कौन है ये, मार्कोनी है। मार्कोनी भी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में नाम रखते हैं। लेकिन चंद्रशेखर वेंकटरमन जो है
वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों से नहीं है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, अर्थात ये संबंध रखते हैं। और इसमें पूछा गया है कि कौन न ही रखते हैं, तो न ही अर्थात चंद्रशेखर वेंकटरमण जो है वो संबंध नहीं रखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चोक कुंडली के लिए कौन सा कथन सत्य है। चोक कुंडली के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है उच्च प्रतिरोध न्यून प्रेरकत्व। देखिए चोक कुंडली जो है, चोक कुंडली का प्रतिरोध न्यूनतम होता है और प्रेरकत्व जो है उच्च होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि न्यून प्रतिरोध उच्च प्रेरकत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, न्यून प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी बीमाएं आवृत्ति की नहीं है, तो इन सबका बीमा आप निकालिएगा। इन सबका बीमा निकालेंगे तो सबका बीमा टी के पावर -1 आएगा, -1 आएगा। लेकिन इसका भी आएगा, इनका भी आएगा और इनका आएगा। लेकिन C/L का जो बीमा है वो टी के पावर -1 नहीं आता है, वो टी के पावर -1 नहीं आता है। अर्थात हम कहेंगे कि C/L जो है वो आवृत्ति की बीमा नहीं है, C/L आवृत्ति की बीमा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन कर चुके अल्टरनेटिंग करंट के। अब अल्टरनेटिंग करंट के पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।